एक समय की बात है कि एक राज्य में एक बहुत ही सुंदर रानी प्रियवती रहती थी। उसकी सुंदरता का कारण उसके लंबे, घने, सुनहरे और सुंदर बाल थे। रानी को अपने बालों से बहुत प्यार था और राजा विक्रमादित्य भी उसके बालों की वजह से उसे बहुत चाहता था। धीरे धीरे रानी को अपनी सुंदरता पर घमंड और अभिमान होने लगा था। एक दिन रानी अपने बाग के महल में खड़ी थी कि एक चिड़िया आई जो सर्दी से कांप रही थी। चिड़िया रानी के पास आई और बोली, रानी, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं। पहले तो रानी चिड़िया को बोलते हुए देखकर डर गई, फिर पूछा, तुम बोल भी सकती हो? चिड़िया बोली, हाँ, मैं बोल सकती हूँ, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। रानी ने पूछा, क्या मदद? चिड़िया बोली, तुम्हारे बाल बहुत नाजुक और मुलायम हैं, कृपया अपने बालों का थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे दो ताकि मैं अपने घोंसले को गर्म रख सकूं। सर्दी से मेरी जान बच जाएगी। यह सुनकर रानी गुस्से से बोली, मेरे सुंदर बाल तेरे गंदे घोंसले के लिए नहीं हैं, मैं अपने बाल तुझे बिल्कुल नहीं दूंगी। चिड़िया यह सुनकर चुप हो गई और रानी के चारों ओर उड़ते हुए गीत गाने लगी। पतझड़ जब आएगी, रानी के बाल खाएगी, बरसात पत्ते लाएगी, रानी बाल न पाएगी। यह गीत गुनगुनाते हुए चिड़िया उड़ गई, लेकिन रानी प्रियवती को उसकी बद्दुआ की कोई परवाह नहीं हुई। दिन बीतते गए और जैसे ही पेड़ों से पत्ते गिरने लगे, वैसे ही रानी के बाल भी गिरने लगे। शुरुआत में रानी ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जल्द ही उसके आधे बाल झड़ चुके थे। रानी रोती हुई राजा विक्रमादित्य के पास गई और पूरा किस्सा सुनाया। राजा हंसते हुए बोला, कैसी अजीब बातें करती हो, एक चिड़िया तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? कुछ बाल ही तो झड़े हैं, वापस आ जाएंगे। फिर वह चला गया। रानी ने हर तरह के तेल और दवाइयां इस्तेमाल की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक रात बहुत तेज आंधी चली और सारे पेड़ों के पत्ते झड़ गए। सुबह जब रानी जागी तो उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। वह जोर से चिल्लाई और पूरे महल में हंगामा मच गया। राजा ने यह सुना तो तुरंत आया और देखा कि रानी के सिर पर एक भी बाल नहीं बचा था। राजा विक्रमादित्य बहुत परेशान हुआ और राज्य के सबसे बड़े वैद्यों को बुलवाया, लेकिन उनकी दवाओं से भी रानी के बाल वापस नहीं आए। रानी दिन रात गम में बेहोश रहती। जब भी किसी औरत के बाल देखती तो बेहोश हो जाती। राजा ने आदेश दिया कि सभी औरतें सिर पर टोपी पहने ताकि रानी के सामने बाल ना आए। लेकिन रानी को इससे भी सुकून नहीं मिला। उसने राजा से कहा, राज्य की सभी औरतों के बाल काट दिए जाएं। चूंकि राजा रानी से बहुत प्रेम करता था, उसने आदेश दिया कि अगले दिन सभी औरतें महल के सामने जमा हों और उनके बाल काट दिए जाएं। यह खबर राज्य में आग की तरह फैल गई। एक गरीब लोहार जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, बहुत परेशान हुआ। उसकी पत्नी सारी रात रोती रही। अगले दिन सभी औरतें महल के बाहर इकट्ठा हो गईं। जब पहली औरत को बुलाया गया तो लोहार भीड़ में से निकल कर आया और राजा से बोला, मुझे 10 दिन दे दो, अगर मैं रानी के बाल वापस नहीं ला सका तो फिर उनके बाल काट देना। राजा ने कहा, अगर तुम वापस ले आए तो मैं तुम्हें अपनी आधी रियासत दे दूंगा। लोहार 10 दिन का समय लेकर यात्रा पर निकल गया। उसे अपनी मां से पता चला था कि 2 राज्यों के फासले पर एक नदी के पार एक जादूगरनी रहती है जो ऐसे बीज देती है जिन्हें सिर पर लगाने से बाल उगाते हैं। वह लंबी यात्रा करके नदी तक पहुंचा, जहां एक नाव और 3 अजीब पेड़ थे, एक सोने का, एक हीरे का और एक मटर का। उसने इन पेड़ों से सोना, हीरा और मटर लिया और नाव में सवार हो गया। नदी में एक सुंदर तोता आया। तोता आसमान में चक्कर लगाते हुए नाव के पास आया और बोला, हे वीर मानव, जब तुमने मटर के पेड़ से वह हरा दाना तोड़ा तो शायद तुम्हें झांत नहीं था, लेकिन तुमने मुझे एक सदी पुरानी कैद से मुक्त किया है। मैं कभी एक राजकुमार था जिसे एक जादूगरनी ने अपने अत्याचार का शिकार बनाकर मटर के बीच में बंद कर दिया था। सदियों तक मैं अंधेरे में, सन्नाटे में और कैद की घुटन में तड़पता रहा। जैसे ही तुमने वह मटर तोड़ा, मेरे अस्तित्व को उजाला मिला और मैं एक पक्षी का रूप लेकर स्वतंत्र हो गया। यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। तोता झुककर बोला, बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मुझे बस तुम्हारे इरादों में सच्चाई दिखाई दी और उसी सच्चाई ने मुझे जागृत किया। लोहार ने विनम्रता से कहा, हे शुभ तोते, क्या तुम मुझे उस जादूगरनी का रास्ता बता सकते हो जो वह जादुई बीज देती है जिन्हें सिर पर डालने से बाल उगाते हैं? मेरी रानी बहुत दुखी है और केवल वही बीज उसके दुख का इलाज बन सकते हैं। तोते ने लोहार को जादूगरनी का रास्ता बताया। लोहार घने सुनसान जंगल को पार करता हुआ एक ऊंचे और रहस्यमय पहाड़ के सामने पहुंचा। वह पहाड़ धुंध से ढका हुआ था और उसकी चट्टानें काली और चमकदार थीं, मानो उनमें कोई रहस्य छिपा हो। अचानक पहाड़ से गूंजती हुई एक आवाज आई जिससे जमीन तक कांप उठी।
रुक जा हे यात्री, अगर तू अंदर जाना चाहता है तो पहले मेरी एक पहेली का उत्तर दे। मैं कीमती हूं, दुर्लभ हूं और राजाओं की चाहत हूं। बता मैं क्या हूं? लोहार कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने अपनी थैली से वह सुनहरा सिक्का निकाला जो उसने सोने के पेड़ से लिया था। उसने सिक्का हवा में ऊंचा उठाया और बोला, तुम सोने की बात कर रहे हो? पहाड़ कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर उसकी चट्टानों से एक लाल चमकदार रोशनी निकलने लगी। गूंजती हुई आवाज फिर सुनाई दी, सही उत्तर, तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम्हारी नीयत नेक, इसलिए मैं तुम्हें अंदर जाने देता हूं। इसके बाद पहाड़ की चट्टानें आपस में खिसकने लगी और एक चमकती हुई सुरंग प्रकट हो गई। लोहार ने साहस जुटाया, अपनी मुट्ठी में वह सुनहरा सिक्का कसकर पकड़ा और सुरंग के अंदर प्रवेश कर गया, यह जाने बिना कि अंदर उसका सामना किससे होने वाला है। जैसे ही लोहार अंदर दाखिल हुआ, जमीन थरथराने लगी, रोशनी मंद होने लगी और उसके हाथ से सोने का सिक्का फिसलने ही वाला था, लेकिन उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया, जैसे जानता हो कि यही उसकी आखिरी उम्मीद है। धीरे धीरे वह पत्थर की जमीन पर चलता हुआ एक गोल कमरे तक पहुंचा, जहां अंधेरे के बीच धुआं फैल रहा था। ऊंसी धुएं से एक साया उभरने लगा, एक बूढ़ी, झुर्रियों भरी, टेढ़ी नाक वाली जादूगरनी, जिसकी आंखों में लाल चमक थी और हाथ में एक उबलते हुए घोल से भरा कटोरा था। जैसे ही उसने लोहार को देखा, वह चीख पड़ी, कौन है जो मेरी तन्हाई में दखल दे रहा है? लोहार जरा भी नहीं घबराया। वह उसके पास गया और बहुत विनम्रता से बोला, हे माता, मैं उन जादुई बीजों की तलाश में आया हूं जो गंजे सिर पर डालने से बाल उगाते हैं। मेरी पत्नी बहुत संकट में है और यही उसका इकलौता इलाज है। जादूगरनी जोर से हंसी और बोली, अरे मूर्ख मानव, मैं इतनी अनमोल चीज तुम्हें मुफ्त में क्यों दूं? फिर वह उसकी तरफ झुककर बड़बड़ाई, हाँ, लेकिन अगर तुम मेरे दिल को खुश कर दो तो शायद मैं अपना मन बदल लूं। लोहार ने गहरी सोच में डूबकर अपनी थैली खोली। फिर लोहार ने हीरे निकाले, नीले, हरे और लाल रंगों में चमकते हुए। जादूगरनी की आंखें फैल गईं। वह झपटकर आगे आई और जैसे ही हीरे देखे, उसकी आवाज गूंज उठी, इन्हें मुझे दे दो, ये मेरी सदियों पुरानी प्यास बुझा देंगे। लोहार ने हीरों की थैली उसे सौंप दी। अगर तुम सचमुच वो जादुई बीज पाना चाहते हो जो गंजे सिर पर बाल उगा सकता है, तो तुम्हें नीचे उस तहखाने में जाना होगा, वहां जहां रोशनी भी सांस लेना छोड़ देती है। वहां एक विशाल, सदियों पुराना सांप है जो किसी भी इंसान को जिंदा वापस नहीं आने देता। तुम्हें उसके मुंह में हाथ डालकर वो बीज निकालना होगा जिसे वह बरसों से अपने अंदर छुपाए हुए हैं। याद रखो, वह सांप सिर्फ शरीर नहीं, डर भी निगल जाता है। अगर तुम्हारा दिल कांप गया तो न तुम बचोगे, न तुम्हारी उम्मीद। लोहार ने गहरी सांस ली, माथे से पसीना पोंछा और जादूगरनी की ओर देखकर कहा, अगर मेरी पत्नी की मुस्कान के लिए मुझे मौत के मुंह में भी जाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जादूगरनी ने एक झंग लगा हुआ सा चिराग उठाया, उसे घुमाते हुए बोली, ये लो, ये चिराग तुम्हें कुछ पलों की रोशनी देगा, लेकिन सावधान रहना, सांप सिर्फ रोशनी नहीं, हिम्मत भी निगल जाता है। लोहार ने चिराग लिया और चरमराती सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही ठंडी हवाओं के झोंके शरीर को सुन्न करने लगे। फर्श गीला था, दीवारों पर काई जमी हुई थी। तभी उसे एक गरजती हुई आवाज सुनाई दी। सामने एक विशाल सांप अपने शरीर को कुंडली की तरह लपेटे पड़ा था। उसका शरीर काला और चमकदार था, मुंह खुला हुआ था जिसमें हरे प्रकाश की हल्की झलक थी। वही बीज। लोहार ने दिल थामकर चिराग जमीन पर रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, सांप ने अपनी लंबी, 2 फांक वाली जुबान निकाली जो हवा को सूंघ रही थी। अगर डर गया तो खत्म हो गया, लोहार ने खुद से कहा। फिर बिना एक पल गंवाए उसने हाथ सांप के मुंह में डाल दिया। पल सदियों जैसे लगने लगे। सांप की सांसें उसके हाथ पर जलती हुई महसूस हो रही थीं। उंगलियां बीज की तरफ बढ़ीं और फिर एक जोरदार झटका। सांप ने मुंह बंद करना चाहा, लेकिन लोहार ने पूरी ताकत से बीज को पकड़ा और अपना हाथ झटके से बाहर खींच लिया। एक पल के लिए सांप चीखा, हवा में झलझला सा आया और चिराग बुझ गया। अंधेरे में लोहार ने दौड़ लगा दी। बीज हाथ में था, लेकिन सांसें टूटी हुई। वह आखिरकार सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। जादूगरनी आश्चर्य से खड़ी थी। तुम बच गए? लोहार ने खून से सने हाथ आगे बढ़ाए जिसमें वह हरा बीज चमक रहा था।
जादूगरनी चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुमने वो कर दिखाया जो सदियों में कोई नहीं कर सका। ये बीज अब तुम्हारा है। लोहार ने कृतज्ञता से सिर झुकाया, पहाड़ के मुहाने की ओर दौड़ा और जाते जाते पहाड़ के अंदर मौजूद सारे सोने के सिक्के वहीं छोड़ दिए, ताकि कोई और बिना सच्ची नीयत के यहां आकर परीक्षा में न फंसे। उधर महल में बेचैनी थी। 10 दिनों की समय सीमा पूरी होने को थी। रानी की आंखों में नमी, चेहरे पर उदासी और दरबार में खामोशी छाई हुई थी। सुबह होते ही राज्य की सारी महिलाएं महल में एकत्रित हुईं। शाही नाई आगे बढ़ा, तलवार जैसी कैंचियां लिए। राजा ने आदेश दिया, सबसे पहले लोहार की पत्नी के बाल काटे जाएं। उसी पल दरवाजे की ओर से आवाज आई, रुक जाओ। वह लोहार था, पसीने से तरबतर, थकावट से चूर, लेकिन हाथ में वह कीमती बीज लिए। रानी प्रियवती व्याकुल होकर बोली, ये बीज मेरे सिर पर डाल दो। लोहार ने बीज सावधानी से रानी के सिर पर छिड़क दिए। चंद पलों में वे बीज चमकने लगे और रानी के बाल जड़ों से फूटने लगे जमीन तक। मलका की आंखों में खुशी के आंसू थे। बादशाह विक्रमादित्य अपने तख्त से उठा और बुलंद आवाज में ऐलान किया, आज से लोहार हमारी आधी रियासत का वारिस है। उसने न सिर्फ मलका को शिफा दी, बल्कि सच्चाई, कुर्बानी और मोहब्बत की मिसाल भी कायम की। लोहार और उसकी बीवी को महल के करीब महल दिया गया। वो दोनों खुशी खुशी राया की खिदमत करने लगे।